पेपर लीक, एग्जाम में धांधली और पैसे का खेल। मित्रों, ये सिर्फ गलती नहीं है, ये करोड़ों का ऑर्गेनाइज स्कैम है। वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाई जाए और अपनी लड़ाई लड़ी। एसएससी में 3 करोड़ के आसपास अप्लाई होता है, रेलवे में लगभग 3 करोड़ के आसपास अप्लाई। नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एग्जाम, जॉब, ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये वो 12 करोड़ युवाओं की लड़ाई है जो इसमें शामिल होते हैं परीक्षा देने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आस लेके बैठे हुए हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है, ये सब गेम पहले से ही। नमस्कार मित्रों, अगर सिस्टम फेल होता है तो फेल हम क्यों होते हैं? हर साल करोड़ों छात्र सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, फिर होता क्या है? पेपर लीक, एग्जाम में धांधली और पैसे का खेल। मित्रों, ये सिर्फ गलती नहीं है, ये करोड़ों का ऑर्गेनाइज स्कैम है। आज हम खुलासा करेंगे ये माफिया काम कैसे करता है, कौन इसमें मुनाफा कमा रहा है और इसे ठीक करने का रास्ता क्या है। मैं ग्रामीण युवाओं को करियर ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग देता हूँ, उन्हें इंपावर करता हूँ और यह गुस्से वाली बात नहीं है, यह बात है सच्चाई की और यह इन्वेस्टिगेशन है सच्चाई पे आधारित। सरकारी नौकरी लाखों परिवार के लिए सुरक्षा और सम्मान का वादा है, लेकिन ये वादा बार बार टूट रहा है। अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाई जाए और अपनी लड़ाई लड़ी जाए। भारत में हर साल लगभग 12 करोड़ युवा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। यूपीएससी में लगभग 10 लाख अप्लाई होता है, 900 सिलेक्शन होता है। एसएससी में 3 करोड़ के आसपास अप्लाई होता है, लगभग 50,000 के आसपास सिलेक्शन होता है। रेलवे में लगभग 3 करोड़ के आसपास अप्लाई होता है। कागज पे सिस्टम बहुत फेयर दिखता है, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एग्जाम, जॉब, ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये वो 12 करोड़ युवाओं की लड़ाई है जो इसमें शामिल होते हैं परीक्षा देने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आस लेके बैठे हुए हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये सब गेम पहले से ही फिक्स्ड है। पेपर लीक का पहला स्टेप, पेपर जहां से निकलता है या जहां प्रिंट होता है। दूसरा स्टेप, इनसाइडर्स का एक्सेस, यानी प्रिंटिंग प्रेस में या ऑफिसर्स में। तीसरा स्टेप, इसको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम के माध्यम से लीक किया जाता है। चौथा स्टेप, लास्ट समय में कोचिंग माफियाओं का एंट्री होता है। दूसरा तरीका, प्रॉक्सी कैंडिडेट, नकली आईडी, बायोमेट्रिक हैक्स और मुन्ना भाई राइटर। तीसरा तरीका, इंटरव्यू और मार्क्स में सीधा पैसा चलता है, सीधा पैसा देकर नंबर बढ़ाया जाता है। इसमें मिडिल मैन स्टूडेंट हो गया और इनसाइडर्स का मतलब जो ऑफिस के अंदर निचले पद पे है, निचले पद पे है। अगला स्टेप में काम करता है इनसाइडर्स, क्या करता है? हाई पोस्ट वाले जो अधिकारी हैं उनसे तालमेल बैठाता है, वहां से क्या करता है? नंबर बढ़वाता है इंटरव्यू। चौथा तरीका, डिजिटल हैकिंग। इसमें सबसे ज्यादा सेंटर लेवल पे, यानी जहां एग्जाम सेंटर है वहां पे क्या किया जाता है? धांधली किया जाता है। सर्वर को हैक किया जाता है, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू या यूएसबी के थ्रू लाइव आंसर शेयर किया जाता है। इस पूरे सिस्टम का वीक जन क्या है? कमजोर लॉजिस्टिक्स, करप्ट इनसाइडर्स और बिना ऑडिट के वेंडर्स का सिलेक्शन। चैप्टर 3, मित्रों, आपके खून पसीने की कमाई और सालों का मेहनत से अमीर होते हैं ये 3 लोग। पहला, कोचिंग माफिया, नकली गारंटी और अंदर की जानकारी बेच के अरबों कमाते हैं ये। दूसरा, सिस्टम के अंदरूनी लोग, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर रिजल्ट तक सब बिकाऊ है। तीसरा है पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग, चुनावी फंड के लिए और अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस धांधली को बचाते हैं, बढ़ावा देते हैं। यानी ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। चैप्टर 4, झारखंड से एक युवा बोला, 3 साल लगातार मैंने 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई किया, 95% स्कोर किया, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिसको नौकरी मिला उसने 10 लाख रुपया दिया, भले वो 60 स्कोर करने के काबिल भी नहीं था। फिर एक लड़की बोली, एग्जाम के लिए 220 किलोमीटर दूर सेंटर पे पहुंची, वहां पहुंचने के बाद पता चला पेपर लीक हो चुका है। 3 साल की मेहनत 1 मिनट में राख हो गई। मित्रों, ये सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं है, ये उन गरीब परिवारों की उम्मीदों और बलिदानों की हत्या है। चैप्टर 5, अब सवाल उठता है, क्या इसका हल है? हाँ, 3 एग्जाम्पल्स लीजिए। पहला, साउथ कोरिया का, वहाँ 100% कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एआई मॉनिटर्ड एग्जाम होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर एक स्टेप पे है। वहाँ पे रियल टाइम में ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। पिछले 15 साल में एक भी बड़ा स्कैंडल्स नहीं हुआ है वहां पे। दूसरा, सिंगापुर ले लीजिए, यहाँ मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे इवेल्युएशन राउंड होता है, ये नहीं कि एक जगह इंटरव्यू दे दिए, एक जगह एग्जाम दे दिए तो पास हो गए। अलग अलग ग्रुप, यानी अलग अलग पैनल, अलग अलग अधिकारी
अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, एक जगह पास कर दिए फिर दूसरा जगह पूछेगा, सब जगह का एक बार कैलकुलेट करके उसको डिक्लेयर किया जाता है रिजल्ट। यहाँ पब्लिक स्कोरिंग क्राइटेरिया है, यहाँ कोई सब्जेक्टिव इंटरव्यू नहीं है। यहाँ करियर प्रोग्रेशन परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, किसी कनेक्शंस पे नहीं, यानी किसी नेता से कनेक्शंस पे नहीं, किसी अधिकारी के कनेक्शंस पे नहीं। तीसरा फिनलैंड को ले लीजिए, यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड एग्जाम है लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस से होता है। यहाँ स्किल बेस्ड असेसमेंट यानी एग्जाम है। यहाँ लगातार बहाली होते रहती है, ये नहीं कि साल में एक बार जॉब का वैकेंसी निकलेगा और एक बार जॉब होगा, लगातार कंटिन्यूअस चलते रहती है। यहाँ 95% युवा यानी यहाँ 95% स्टूडेंट एकदम खुश रहते हैं इस प्रोसेस से। तो यह एक अपने आप में सवाल है कि ये सब भारत क्यों नहीं कर पाता। चैप्टर 6, भारत को चाहिए ये 10 रिफॉर्म। पहला, नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी अथॉरिटी का एक गठन करे जो एक निष्पक्ष बॉडी हो, कहीं भी औचक निरीक्षण कर ले, किसी भी वेंडर को टेंडर देने से पहले एग्जाम के लिए उसका ऑडिट करे और हमेशा पब्लिक में अपना रिपोर्ट जारी करते रहे, पब्लिक के साथ कनेक्ट होते रहे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हो या प्रेस वार्ता के साथ हो, स्टूडेंट से कनेक्शन बिल्ड रखे। दूसरा, जस्ट इन टाइम इनक्रिप्टेड पेपर, मतलब क्वेश्चन सेट्स का बहुत बड़ा भंडार बना के रखे और किस सेंटर पे कौन सा क्वेश्चन जाने वाला है, जो भेजने वाला है उसको भी पता नहीं हो। रेंडमाइज तरीके से पेपर भेजा जाए वहां पे और एग्जाम से पहले किसी भी सेंटर पे कोई समस्या नहीं न है, इस चीज का जांच हो जाए। तीसरा, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो तो एयर गैप सर्वर होना चाहिए, यानी उस सर्वर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। पूरे सील्ड लैब होना चाहिए, यानी वहां पे चारों तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो जाए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। एग्जाम के लिए सेम डे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेजरी की तरह प्रिंटिंग होना चाहिए। जीपीएस के साथ सभी प्रकार का ट्रांसफर होना चाहिए, पेपर को ले जाना, कहीं रोकना, जीपीएस मॉनिटरिंग होना चाहिए। जिस तरीके से पैसे को हम लोग सावधानी से ले जा सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी 2 कस्टडी के साथ लेके जाना चाहिए। चौथा, एंट्री गेट पे फिंगर का ले लीजिए, फेस का वेरिफिकेशन ले लीजिए, बीच एग्जाम में आइरिस से आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। रेंडमाइज तरीके से बीच बीच में चेक करते रहिए किसी किसी क्लासरूम को। पांचवा, आरएफ जैमर, सीसीटीवी और बॉडी कैम, ये तीनों होना चाहिए। छठा, वेंडर्स को और ज्यादा टाइट करने का जरूरत है, उसको और नकेल कसने का जरूरत। अगर किसी भी प्रकार का एग्जाम सेंटर पे धांधली होता है, उस वेंडर्स को ब्लैक लिस्टेड कीजिए, उसके ऊपर फाइनेंशियली फाइन करिए। सातवां, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम के बाद रिपोर्ट को पब्लिक करना होगा ताकि पूरे युवा है, पूरे आम जनता है, वो उस एग्जाम से सेटिस्फाई हो सके। आठवां, एंटी चीटिंग लॉ को बहुत मजबूत करने की जरूरत और इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट को चलाने की जरूरत, यानी जो चीटिंग करवाने में पकड़ा गया या जो चीटिंग करने में पकड़ा गया उसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त सजा हो। 9वां, स्टूडेंट प्रोटेक्शन का जरूरत है। अगर किसी कारणवश एग्जाम कैंसिल हो गया, बच्चा एग्जाम तक चला गया है, तो उसका फी रिफंड हो और उसके ट्रेवल में जो खर्चा हुआ हो वो उसको जोड़ के दिया जाए ताकि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो। 10वां, छोटे छोटे एग्जाम्स हो, लगातार हो, साल भर एग्जाम्स चलते रहे। इसमें छोटे छोटे एग्जाम्स लेने से फायदा ये होगा कि पॉलिटिकली ज्यादा एग्जाम्स कनेक्टेड नहीं होगा, यानी 10 सीट के, 50 सीट के, 1000 सीट के एग्जाम्स हमेशा होते रहे और इसके लिए जो अथॉरिटी बना हुआ है वो सब कुछ करते रहे, यानी कोई बड़ा शक्ति इसके लिए हावी नहीं हो, इसमें अपना रुचि नहीं दिखाए। मित्रों, ये सिस्टम अपने आप नहीं बदलेगा, इसको बदलने के लिए हमें आवाज उठाना होगा। सिस्टम तभी सुधरेगा जब पूरा युवा एकजुट होगा, क्योंकि जब सिस्टम सही होगा तभी टैलेंट जीतेगा। जय हिंद।